नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारा कार्यक्रम ये है चाय, चर्चा और चेंज। इस कार्यक्रम में हम हर दिन अलग-अलग पत्रकारों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसी एक विषय पे। आज का विषय है, क्या मोदी-शाह पर भारी पड़ेगी राहुल-खड़गे की जोड़ी? तो पहले हम अपने साथी पत्रकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर विषय रखते हैं। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील शुक्ला जी को आप सब जानते होंगे, आकाशवाणी में थे, पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है और अभी अलग-अलग सोशल मीडिया के चैनलों पे अक्सर आते रहते हैं। हमारे दूसरे साथी हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा लोकमत के एडिटर रहे, अभी अपना चैनल चला रहे हैं और देश दुनिया के राज्य के तमाम जो घटनाक्रम हैं उस पर नज़र रखते हैं, तीखी नज़र रखते हैं। हमारे एक और साथी जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, जब आएंगे तो जोड़ लेंगे। दोस्तों, अभी जो ये हुआ है यहाँ पे, जो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और फैसला आने के बाद ये हुआ है, अब ऐसा लग रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी अपील करेगी, राहुल गांधी अपील करेंगे, लेकिन ऐसा लोग व्यक्त कर रहे हैं कि शायद वहां भी राहत न मिले और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ ना पाए, उनका लड़ना संभव ना हो पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस का नेता कौन? क्या अब कांग्रेस अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करेगी? क्योंकि खड़गे साहब की छवि साफ सुथरी है, खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं, तो लगता है कि उनका प्रभाव रहेगा और ये भी बात की जा रही है कि उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाया जा सकता है और उत्तर प्रदेश अब जब लड़ाया जाएगा तो जाहिर है कि वहाँ पे जो मायावती का वोट है या जो दलित वोट है या जो पिछड़ों का वोट है उसमें ध्रुवीकरण होगा, कुछ ना कुछ खड़गे साहब का एक बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ऐसा समझ रही है या जो कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं उनको ऐसा लग रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम सुनील जी आपसे पूछते हैं कि अगर ऐसा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? धन्यवाद धनंजय जी। खड़गे साहब के उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस ये संदेश लोगों के बीच में लेके जाएगी, खासतौर से जो समाज का उपेक्षित समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसके बीच में वह संदेश देने में कामयाब होगी कि वह इन लोग इस वर्ग के साथ वो जुड़ना चाहती है। इस वर्ग के साथ जो उसका एक परंपरागत रिश्ता नाता रहा है, बीच में जो लोग उनसे बिछड़ गए थे उनको पुनः अपने साथ वो रखना चाहते हैं और उनके साथ, उनकी समस्याओं के साथ, उनके मुद्दों के साथ उनके और अपना एक तालमेल बैठाना चाहते हैं। खड़गे साहब का एक व्यक्तित्व भी है, 11 बार का संसदीय अनुभव है, 9 बार लोकसभा चुनाव जीते, 9 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं और एक साफ सुथरे नेता के रूप में उनकी पहचान है। साफ सुथरे का मतलब ये नहीं कि वो कोई काम ही नहीं करते, एक ऐसा नेता जो नैतिकता के साथ, मूल्यों के साथ राजनीति करता रहा है और एकदम एकदम जो समाज का अंतिम पायदान है उससे उठे हुए नेता है और निरंतर उनका अपने समाज के साथ संपर्क रहा है। वह केवल ऐसा केवल कहने के लिए नहीं है कि वो उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने गरीबी को जिया है और अपनी राजनीति में उन्होंने उसको लागू किया है। लोगों का दुख दर्द सुनने देखने में जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लाजवाब है और इसीलिए मैंने कर्नाटक जैसे एक जागरूक राज्य में एक लगातार एक अपनी उपस्थिति और पहचान बनाए रखना ये सामान्य बात नहीं। उनके साथ के कितने नेता आए और कितने स्मृतियों में गायब हो गए, हम लोग केवल याद करते हैं कि भी नेता थे, लेकिन खड़गे साहब की एक अपनी पहचान बनी हुई है। उत्तर प्रदेश भी एक अच्छा अगर ये पहल होती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने में मदद मिलेगी, समाज को वह संदेश देने में कामयाब होगी कि वह उत्तर प्रदेश की जमीन पर फिर से लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, अपने साथ वो रखना चाहती है और एक गंभीरता से राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि कामयाबी के साथ उसने संदेश दिया तो उसको अपना संगठन खड़ा करने और लोगों को अपने साथ जोड़ने में एक काफी मदद मिलेगी। जी उत्कर्ष जी, क्या आपको लग रहा है कि जब खड़गे साहब यहाँ आते हैं उत्तर प्रदेश तो क्या कांग्रेस मजबूत होगी और क्या मोदी शाह के लिए या बीजेपी के लिए कुछ चिंता का सबब बनेगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं नागरिक को वो बधाई दूं। धनंजय भाई, आपको बहुत बधाई। आज मैं पहली बार इस चैनल पे हूं और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय बाद ये कार्य शुरू किया, जो कि पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल, प्रश्न जो किया और जो सुनील जी ने जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया, बात बिल्कुल सही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप इस तरह से भी देखिए कि बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस में लंबे टाइम तक किसी मजबूत दलित नेता की जगह नहीं बन पाई थी। ऐसे प्रभावी सुशील कुमार शिंदे नेता थे, लेकिन वो इस तरीके से उनको पार्टी में फ्री हैंड नहीं मिला था। खड़गे साहब ने फ्री हैंड, जब उनको ताजपोशी हुई तो लोगों ने कहा कि ये खड़ाऊ सरकार है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्ट से, अपनी लीडरशिप से ये दिखाया है कि वो खड़ाऊ नहीं है, वो निर्णय लेते हैं। और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद को सुलझाया उन्होंने, कर्नाटक में जिस तरीके से पार्टी की रणनीतियां आगे बढ़ी, मुख्यमंत्री पद के विवाद को शांत कर दिया। नहीं तो बहुत हल्ला हो रहा था कि डीके शिव कुमार बगावत करेंगे, लेकिन वो सब कुछ एक अनुभव की बात है। अब उत्तर प्रदेश का सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रति अल्पसंख्यकों का रुझान पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक जो माना जाता था, वो ये माना जाता था कि अल्पसंख्यक, दलित और ब्राह्मण फिलहाल कांग्रेस के साथ है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो बहुत क्लियर कट कह रहे थे कि यहाँ की माइनॉरिटीज का बहुत तेज लोकसभा के लिए शिफ्ट माइंड हो रहा है कांग्रेस की तरफ। और वही इलाका और भी है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो एक इलाका है जहाँ पे दलित मुस्लिम गठजोड़ करके मायावती बड़ी मजबूत बनी रही। मायावती की क्रेडिबिलिटी जरूर गिरी है, लेकिन खड़गे साहब एक स्टॉलवर्ट लीडर हैं, आएंगे, दलित आइडेंटिटी है, दलित फेस होंगे, सब कुछ होगा। कांग्रेस की क्राइसिस बहुत है। कांग्रेस की क्राइसिस ये है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से जो लड़खड़ाया संगठन है, विधानसभा चुनाव के पहले बहुत वाइब्रेंट था, बहुत कोशिश हो रही थी, लेकिन वो चुनाव ही दूसरे तरीके से था, इस पार या उस पार का, इसलिए वोट नहीं मिले। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी लौटी नहीं, ब्रजलाल खाबरी को बनाया गया अध्यक्ष, वो भी दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन वो बहुत ही निष्प्रभावी अध्यक्ष साबित हुए। कई बार तो उन्होंने जो है सेल्फ गोल किया है। अब पीएल पूनिया जी की बारी है। बहुत चर्चा हो रही थी कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी कांग्रेस के दफ्तर में, तो वो भी मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा कि अब कब लखनऊ बैठना शुरू करेंगे, तो बोले जल्दी ही बैठना ज्यादा होगा। तो संकेत यही था कि दलित राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, दलित अल्पसंख्यक को लाएंगे तो ब्राह्मण अपने आप लौटेगा, वो जब आप मजबूत होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस संगठन, जो वर्तमान में जो संगठन है और जो उसकी स्थिति है, इसके तहत एक बड़ा खतरा भी है कि अगर पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां उतार देगी और खुदा न खास्ता गठबंधन नहीं हुआ या ट्रायंगुलर एंगल फाइट हुई, तो खड़गे जी कहां रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी अभी बहुत विचार करेगी। अक्टूबर नवंबर के बाद ये उत्कर्ष जी हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनिल जय हिंद। डॉक्टर अनिल जय हिंद समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और देश दुनिया स्टेट आते हरियाणा से हैं, लेकिन रहते दिल्ली में हैं, तो हरियाणा पे भी तीखी नज़र रखते हैं, प्रखर नज़र रखते हैं और देश दुनिया को भी समझते जानते हैं और लगातार डिबेट में आते हैं, इसलिए पूरी राजनीतिक परिदृश्य को समझ रहे हैं। अनिल जी, जैसा कि कह रहे हैं उत्कर्ष जी की कांग्रेस का वहाँ बेस नहीं है। हम याद करते हैं अगर 1977 का दौर, उसमें जनता पार्टी का बहुत बेस नहीं था, संगठन नहीं था जनता पार्टी का। लेकिन मुझे याद है कि मेरे जिला में, जो नालंदा जिला है, वहाँ भी जो सांसद का चुनाव लड़ा था उसको कोई जानता नहीं था, मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी ने नाम नहीं सुना था। लेकिन वो हलधर किसान, मुझे याद आ रहा है, शायद हलधर किसान ही उसका चुनाव चिन्ह था।
तो वो जो है चुनाव पे जनता, अच्छा हमारे यहाँ के जो ताकतवर नेता थे नालंदा जिला के, उनसे ताकतवर नेता उसमें कुछ जाना नहीं जाता था, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, हालांकि अब वो नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए। तो वो जो है वो थे और वो हार गए। तो अगर समझिए कि एक जनता में परसेप्शन बन जाए और एक बात बन जाए कि नहीं बदलनी चाहिए चीजें, तो कई बार जो है संगठन नहीं है फिर भी जो है जीत जाते हैं उम्मीदवार, सफलता मिल जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में संगठन तो उनका है, अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए उसमें दिखाई पड़ा कि कुछ ना कुछ तो है बचा हुआ और लोग उम्मीद कर रहे हैं। फिर जो है एक बात बन ये भी रही है कि गठबंधन कहीं ना कहीं शायद हो जाए, चूंकि जयंत सिन्हा के साथ तो उनका आधार बन रहा है, जयंत सिन्हा जुड़ेंगे, फिर नीतीश कुमार के आने की बात की जा रही है, लेकिन वो सारी बातें अलग है। मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस का क्या आधार बनेगा अगर खड़गे साहब आते हैं। आप चूंकि समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस इधर समाजवादी ट्रैक पे जाते दिख रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को आगे लाएंगे। ये दोनों जो है समाजवादी विचारधारा से निकल के आता है, दोनों लोहियावादी। और जो कहिए रामस्वरूप वर्मा आपके उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में हुए जगदेव बाबू, वहां से निकल के आती है चीजें। वो सवर्ण स्त्रियों के पक्ष में भी थे, केवल दलित स्त्रियों की बात नहीं कर रहे थे, पिछड़े वर्ग की स्त्रियों की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जो स्त्री है और जो समाज में पिछड़ा तबका है उनका। तो क्या लगता है कि खड़गे साहब के आने के बाद एक माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम पिछड़ा का? धनंजय जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे कॉम्प्लिकेटेड है आज के समय में, और इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जिस तरह से जनता त्रस्त हो रही है, जैसे 1977 में जनता त्रस्त थी, अंदर अंदर परेशान थी, बोलती नहीं थी, बोलने में डर लगता था, आज भी उसी तरह से जनता अंदर अंदर परेशान है लेकिन बोलने में डरती है। माहौल लगभग वही है। तो ऐसे में अगर कोई कॉम्बिनेशन बने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, या जिसका आपने जयंत चौधरी साहब का जिक्र किया आरएलडी, ये चंद्रशेखर आजाद जो अपनी आजाद समाज पार्टी बना रहे हैं, ये सब लोग अगर जुड़ते हैं, और फिर जैसा मैं अक्सर एक बात को कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी फूलपुर पे आकर के अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो एक जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि सवर्ण के साथ साथ ओबीसी, दलित समाज और माइनॉरिटी तो रहेगी, तो एक जबरदस्त माहौल बनेगा और लगभग बराबर की लड़ाई हो जाएगी बीजेपी के साथ, 40-40 की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस में खड़गे साहब आते हैं और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होता, तो अपने दम पे कांग्रेस आज के समय में उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है। अच्छा, जनता जब वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो वो पार्टी नहीं देखेगी, जैसे आपने जिक्र भी किया, नालंदा का जिक्र किया 1977 में, जिस शख्स ने संजय गांधी को हराया, इंदिरा गांधी जी को जिसने हराया, उसको तो सब जानते थे, राजनारायण जी थे, वो समाजवादी आंदोलन के एक बहुत पुरोधा थे। लेकिन जिस शख्स ने संजय गांधी को अमेठी में हराया, उसका लोगों ने नाम तक नहीं सुना था। वो छोटी मोटी तहसील की कचहरी में वकालत करते थे और राजदूत मोटरसाइकिल पे चलते थे उस जमाने में। तो जनता ने क्योंकि हराना था कांग्रेस को, तो उनको जिता दिया। अब जनता ये देखती है कि वे बीजेपी को हराता सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है हर कंस्टिट्यूएंसी में, तो जो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत है, तो चाहे किसी के मन में कांग्रेस भी होगी, वो समाजवादी पार्टी को देगा। कि अगर भाई उस तीसरी पार्टी को दे दिया तो वोट कटवा पार्टी है, या आप कह सकते हो कि उसको वोट देना जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। तो जितने भी वो वोटर्स जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो हर कंस्टिट्यूएंसी में ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन सा कैंडिडेट हरा रहा है। फिर क्या है कि एक धनंजय जी, हमारे देश का एक ये, आप म्यूटेड हैं, शायद कुछ बोल रहे हैं, सॉरी म्यूटेड हैं आप धनंजय जी। मैं कह रहा हूं आपके पास आता हूं, आपने बड़ी अच्छी लाइन दी है, उससे मैं सुनील जी के साथ आता हूं। अब सवाल है कि कह रहे हैं अनिल जी की बीजेपी को कौन हराता है? क्या यूपी की जनता, सुनील जी, बीजेपी को हराना चाहती है? बिल्कुल हराना चाहती है। 2 जगह हरा दिया, खतौली में हराया, मैनपुरी में हराया। रामपुर में जिताने के लिए नहीं निकली किसी को, जीत गया, अलग की बात है। राम आजमगढ़ में भी जिताने के लिए नहीं निकली, नारायण के लिए निकली।
निकलेगी जनता तो हरा देगी। आप एक ये दावा कर सकते हैं बीजेपी की 17 के 17 नगर निगमों का चुनाव उसने जीत लिया, कोई दो राय नहीं, तथ्य है ये। लेकिन कितने लोग वोट देने के लिए निकले, वोट का प्रतिशत क्या था, मतदान की संख्या कितनी थी, लोगों में आप पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए कितना उत्साह था। नगर निगम में बात करके आप देखिए, लोगों का था कि अगर नगर निगम में किसी विपक्षी दल को आप जिता भी देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है बीजेपी जीत रही, जीतने दीजिए। आप मैंने एक जबरदस्त जीत दर्ज किया था, बीजेपी ने अपनी उपस्थिति राजनीतिक दर्ज की थी खतौली में। मुजफ्फरनगर का विधानसभा सीट परंपरागत रूप से विपक्षी सीट रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बात के आरएलडी और समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतते रहे। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती। 2018 के चुनाव में पहली बार चुनाव जीती वो, और अच्छी खासे मतों से चुनाव जीती। उसके बाद 2022 का भी चुनाव जीती, मतों का प्रतिशत गिर गया, मतों की जीत का अंतर कम हो गया। लेकिन 2022 का ही जब उपचुनाव हुआ तो अच्छे खासे मतों से हार गई। यानी कि जो सामाजिक विभेद था, मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जो एक सामाजिक संघर्ष हुआ था वहां और एक पोलराइजेशन की राजनीति हुई थी, वो सुधरती हुई नजर आई। जो जाट और अल्पसंख्यक और गुजर ये अलग हो गए थे, तीनों एक साथ आ गए। उसके बाद जो दलित वोटों का बंटवारा होता था वो एक साथ आ गया चंद्रशेखर रावण के कारण, और अच्छी खासी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। मैनपुरी का चुनाव आप कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि वो मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण एक सहानुभूति के लहर में हुई थी, लेकिन उस चुनाव परिणाम को केवल चुनाव एक सहानुभूति के लहर के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना, मुझे लगता है कि मतदाताओं के साथ यह अन्याय होगा। अगर मैनपुरी में जितने मतों से मुलायम सिंह जी नहीं जीतते थे, उससे ज्यादा मतों से डिम्पल यादव ने जीत दर्ज किया। मैनपुरी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी। उन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी जहां से उनके एमएलए हैं और मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार के। और ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे चुनाव को यूं ही छोड़ दिया था। जबरदस्त तरीके से उन्होंने वहां प्रचार किया, पूरी की पूरी राज्य सरकार वहां लगी रही। सवाल यह है, यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक दल के पास बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है। यह तथ्य है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यह भी तथ्य है कि समाजवादी पार्टी का संगठन इस राज्य के सभी जिले, ब्लॉक और तहसीलों में है। उनके पास समर्पित कार्यकर्ता भी है, लेकिन वह अकेले बीजेपी को हरा देगी, मुझे लगता है कि इसमें संदेह है। जो अगर लेकिन मिल के जब आएंगे, मुझे लगता है कि जब मिल करके आएंगे, जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आदमी पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की है, अगर यही लोग मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बनेगा। मैं आपको रोक करके आता हूं उत्कर्ष जी के पास। आपने कहा माहौल बन जाएगा, सब अगर जुड़ के आते हैं तो, मतलब गठबंधन होता है तो। लेकिन उत्कर्ष जी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जिस तरह से पिछली विधानसभा में, उसके पहले वाली विधानसभा में जीते, और पिछली विधानसभा में तो खास करके योगी जी के नाम पे ही एक तरह से समझिए जीत मिली। और योगी जी मोदी जी के कॉम्पिटिटर माने जा रहे हैं कि योगी जी जो है मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या ये इस बार हिंदूवाद की लहर नहीं है? क्या लोग जो है चाह रहे हैं कि अपने मुद्दों पे बात करें? क्योंकि देखिए, नागरिकों के साथ ये हुआ है कि हिंदू के चक्कर में उन्होंने वोट तो दिया, बीजेपी आएगी तो ये करेगी, बीजेपी आएगी तो वो करेगी। लेकिन जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, वो तमाम चीजों को देखते हुए जनता परेशान है। तो वैसी स्थिति में क्या जनता अपना मन बदलना चाहती है? एक हिंदूवादी पार्टी को हटा करके एक ऐसे पार्टी को लाना चाहती है जो जाति धर्म की बात न करे, जाति की बात न करे, नागरिकों की बात करे और सबको साथ लेकर के चले। क्या ऐसा आपको लगता है उत्कर्ष जी? देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी सफलता है और जिसकी वजह से वो रुकी है, वो न मोदी है न योगी है, वो एक पूरा माहौल बना है जिसको बीजेपी समर्थक कहते हैं कि कुछ नहीं किया तो हिंदू अस्मिता को जगा दिया। यही एक लाइन है और यही एकमात्र लाइन है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चुनाव जीते, लेकिन सीटें कितनी कम हो गई आप ये भी देखिए। सीटें कितनी कम हो गई और जितनी सीटों का मार्जिन मिला, सरकार बन गई, उसमें कितनी सीटें ऐसी थी जो एकदम मार्जिनल जीत हार पे टिकी।
बहरहाल बात वो करने की है। हम लोग विश्लेषक लोग हैं तो हम तो ये बात देखेंगे कि वोट कहाँ जा रहा है। हमने देखा कि 82 सीटें ऐसी थी जहां पे 1000-1200 या 500 से 1200-1300 का डिफरेंस रहा, ये कहीं भी जा सकता था। तो वो क्या इमेज है या वो तंत्र क्या था, बड़े सवाल इसके ऊपर उठे थे। लोगों के संतुष्ट होने न होने की भी बात इन्हीं वोट से रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बात, अभी सुनील जी कह रहे थे कि 17 नगर निगम जीते, बिल्कुल जीते, लेकिन नगर पंचायतों तक जाते जाते पार्टी की क्या हालत हुई। 35% सीट्स बीजेपी के पास हैं, बाकी सब हार गया। नीचे तक क्या असर जा रहा है, माहौल क्या है, छटपटाहट है। हाँ, विकास, ये सब कुछ चीजें, विकास, तरक्की, ट्रिपल इंजन, डबल इंजन से बात आगे निकल के ट्रिपल इंजन पे आ गई है। लेकिन पब्लिक ये भी देख रही है कि लखनऊ पे हम बैठे हुए हैं, यूपी की राजधानी है, 3 दिन बारिश हुई, 3 बड़ी सड़कें जो वीआईपी इलाकों की सड़कें, वो तीनों धंस गई। एक में गाड़ी धंस गई, एक में मोटरसाइकिल बह गई, लोग बह गए। तो ट्रिपल इंजन क्या कर रहा है। अब देखना ये है कि जब 24 का चुनाव होगा तो वो चुनाव अगर बिखरा हुआ होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी आगे है, और अगर वो चुनाव कंसोलिडेटेड होता है, अगर 1 to 1 होता है या एक गठबंधन जैसी कोई चीज आती है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है माहौल, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट हैं तो है, सरकारी कर्मचारी परेशान है तो है, आम आदमी महंगाई से परेशान है, बिजली की व्यवस्था से परेशान है। ये सारे बुनियादी मुद्दे, इसलिए बीजेपी की जो कैंपेनिंग होती है ना, आप देखिए कभी वो ग्रास रूट के इश्यूज पे कैंपेन नहीं होता है। अब यूसीसी का इशू है, पूरे देश में नहीं चलेगा, यूपी में उसको चलाया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में, पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपोज कर रही है, ट्राइबल्स एरिया में ट्राइबल्स कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट अपोजिशन में है, बीजेपी के ही नेता अपोज कर रहे हैं, तमिलनाडु में उनका एलआई अपोज कर रहा है, ये डीएमके, एआईडीएमके के लोग। लेकिन यूपी में वही इशू हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए काफी है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। पब्लिक के ग्रीवांसेस मैनिफेस्ट होंगे कि नहीं वोट में, या कैंपेन कहां ले जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। ओके। अनिल जी, जैसा कि सुनील जी ने कहा, आपने भी कहा, उत्कर्ष जी ने भी कहा कि फाइनली गठबंधन अगर बनता है तो समझिए नीतीश कुमार की आप बात करें, नीतीश कुमार का प्रभाव क्षेत्र अगर होता भी है, कुछ प्रभाव अगर पड़ता भी है, तो वो जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी जिसको कहते हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत सिंह जो है वो ज्यादा मजबूत है, जयंत चौधरी जो है। तो क्या लगता है कि जयंत चौधरी और कांग्रेस मिलते हैं तो उसका फायदा मिलेगा? जी, इसमें कोई शक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सीमित प्रभाव है। माइनॉरिटी के ऊपर प्रभाव था, लेकिन माइनॉरिटी के ऊपर कांग्रेस का भी प्रभाव है आज की तारीख में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण कभी चौधरी चरण सिंह जी बनाते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह बहुत कद्दावर नेता थे, उनमें वोट ट्रांसफर की ताकत थी, वो वोट को ट्रांसफर कर सकते थे। कैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक मुस्लिम को चुनाव में खड़ा कर दिया, कैंडिडेट बना दिया, और सामने उस समय मान लीजिए कांग्रेस पार्टी तब ज्यादा मजबूत होती थी, कांग्रेस ने एक जाट को खड़ा कर दिया उम्मीदवार बना करके, तो उस समय जो जाट समुदाय का जो वोटर था वो अपनी जाति पे वोट नहीं डालता था, वो चौधरी चरण सिंह के कैंडिडेट को वोट देता था, मुस्लिम को वोट देता था। जयंत चौधरी में अभी उतनी कुव्वत पैदा नहीं हुई है कि वो वोट को उतना ट्रांसफर करा सके। तो पिछले हमने जो विधानसभा चुनाव में ये देखा कि जहां जाट कैंडिडेट थे वहां तो जाटों ने जयंत चौधरी के कैंडिडेट्स को वोट दिया, लेकिन जहां नहीं थे वहां थोड़ा बहुत उनमें ढुलमुल हुआ, इसलिए बीजेपी काफी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में लेके गई। तो लेकिन अगर ये एक, जिसको आपने कहा कि ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसके एक अलग से, जिसको कहते हैं ना, एक केमिकल रिएक्शन होता है कि राजनीति में 1 और 1 11 हो जाते हैं, और एक 0 भी हो जाते हैं।
तो वो एक जबरदस्त, जिसको कहेंगे, एक उत्साह पैदा होगा, एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा वोटर्स में कि हाँ हम हरा सकते हैं। और जो नीतीश जी का आपने जिक्र किया, देखिए नीतीश जी को आप ये मत समझिए कि सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है। जितने भी ओबीसी जो आंदोलन जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, वो नीतीश कुमार जी को हीरो मान के चल रहे हैं, जो उन्होंने बिहार में कास्ट सेंसस का मामला चलाया। और वो आएंगे तो अच्छा, दूसरा अगर आप सिर्फ जाति की भी बात करें तो बरेली तक कुर्मी वोटर काफी, जो पश्चिम में बरेली क्षेत्र पड़ता है, यहाँ तक कुर्मी वोटर भी है। तो नीतीश जी के आने से एक जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जब सोचिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं और ये कहते हैं कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ, तो पूरा उत्तर प्रदेश का एक दो जातियों को छोड़ के ज्यादातर जो ओबीसी जातियां थी वो बिल्कुल मोदी जी के पीछे आंख बंद करके पागलों की तरह लग जाती हैं। तो नीतीश जी का भी लगभग वैसा ही प्रभाव पड़ेगा अगर नीतीश जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। जी अनिल जी अनिल। सुनील जी, आपके पास मैं आता हूं कि गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अकेले दम पे अगर चुनाव लड़ती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत नुकसान नहीं कर पाएगी या जीतने वाली पोजीशन में नहीं होगी, अच्छी स्थिति में नहीं होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या गठबंधन के साथ जाएंगे, क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, या कुछ और खेल करेंगे वो? नहीं, जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका राजनीतिक नुकसान होगा। उनका जो अपना कोर मतदाता, मैं नहीं कहता कि उनके पास प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या नहीं, उनके पास प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के भरोसे चुनाव जीत नहीं सकती है। किसी भी राजनीतिक दल की तुलना में बहुजन समाज पार्टी के पास प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन चुनाव जीतना तब शुरू की जब उसके साथ दूसरे समुदाय के लोग जुड़ना शुरू किए, उनके साथ अल्पसंख्यक जुड़े। बड़े जिस समय में 200 से ज्यादा सीटें जीती थी बीएसपी, उसमें सवर्ण जातियां वोट दिया उन्होंने। मुलायम सिंह सरकार से एक नाराजगी लोगों के मन में थी, लोग खूब जबरदस्त तरीके से उन्होंने मतदान किया, परिवर्तन चाहते थे, ले आए। और 2017 के चुनाव में आप याद कीजिए, 2014 आप ये समाजवादी अखिलेश यादव ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, अकेले अपने बूते पर सरकार बना करके ले आए और कुछ उनके साथ गठबंधन थे। लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। आज स्थिति यह है कि लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी को हराने वाला एक मजबूत संगठन चाहिए, एक मजबूत दल चाहिए। कर्नाटक इसका उदाहरण है। कर्नाटक में जनता दल ने नहीं किया कि जनता दल ने कांग्रेस के साथ बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं किया और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ भी नहीं गई, लेकिन बीजेपी से असंतुष्ट, क्योंकि बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक माहौल था पूरे राज्य में, तो सभी वर्गों के लोगों ने एकदम कंसोलिडेट होकर कांग्रेस को वोट दिया। और जो जनता दल का अपना वोट था वो भी खिसक गया। मैंने देवगौड़ा जैसा व्यक्ति, मैं देवगौड़ा जी का बहुत सम्मान उस इलाके में, ओल्ड मैसूर इलाके में, और उस समूह में बहुत इज्जत है जिस समूह से वो आते हैं। अल्पसंख्यकों में उनका बहुत बड़ी पैठ है, किसानों को बहुत इज्जत करता है। बावजूद इसके सरकार को हराने के लिए कि बीजेपी की सरकार को सत्ता में नहीं आने देना है और एक मजबूत सरकार लानी है, उन लोगों ने कांग्रेस को दी है और हर इलाके में कांग्रेस को मिला और प्रचंड बहुमत से पार्टी जीत गई। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। समझौता तो करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो जनता दिलेस हो जाएंगे। लेकिन सुनील जी, उत्तर प्रदेश में स्थिति और कर्नाटक की स्थिति थोड़ी अलग है। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत जनाधार था उसका, या अभी भी है, उसके बड़े नेता हैं, जैसा कि उत्कर्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो नहीं है। लेकिन फिर मैं एक और बात कहूँ उत्कर्ष जी, कि अगर समझिए गठबंधन नहीं होता, मान लिया, हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चीजें बन रही है गठबंधन होगा, अगर नहीं होता है तो क्या ये जो खड़गे साहब को लाया गया है और पूरे देश में एक जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर तो देखिए जान ही लीजिए कि वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, मुस्लिम वो अखिलेश यादव के साथ या किसी और के साथ रहने वाला नहीं है, वो कर्नाटक में दिखाई पड़ गया। फिर दलित वोटों में भी दिखाई पड़ा कि कर्नाटक का रिजल्ट बताता है कि दलित वोटरों ने भी वोट किया कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा। तो वो माहौल तो है। तो ये जो खड़गे साहब को आगे किए जाने की बात है, या राहुल गांधी के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, या कहिए जिस तरह से अपमानित किया गया, उनको तरह तरह के पप्पू कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, फिर कोर्ट ने जिस तरह से कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली और जनमानस में अलग बात चल रही है उसको लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि राहुल के प्रति एक सहानुभूति की लहर, राहुल का एक जो माहौल बना है पूरे देश में, उसका असर और खड़गे साहब के होने का असर, और
मोदी और शाह या कहिए जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बना है कि ये बहुत हो गया है यार, ये तो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये किसी खास लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या खाली हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू हिंदू सपोर्ट पेट तोड़े बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि कुछ बीजेपी को नुकसान करेगी सारी चीजें और जो विपक्ष है उसको मजबूती मिलेगी? नहीं, देखिए, बात आपने सही कही कि राहुल गांधी के प्रति लोगों की जो के विचार बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो परिस्थितियां हुई और उसके बाद जो ये केस हुआ, जिसके बाद आनंद फानन में उनकी सदस्यता गई, सब कुछ लेकर के, और उसके बाद राहुल गांधी की जो लगातार सक्रियता है, जो बातें हैं, वो सब एक पॉजिटिव लाइन पे है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अगर कांग्रेस को गंभीरता से देखना है उत्तर प्रदेश को, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश को गंभीरता से लेना चाहती है, तो सबसे पहले उसको अपने संगठन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर संगठन ही होगा जो इन सारी सहानुभूति को या इन सारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का मन खींचा है, इसको कौन कौन ले आएगा बूथ तक, नंबर 1। नंबर 2, क्या कांग्रेस के पास पिछले 3-4 चुनाव से तो हमने देखा नहीं कि कांग्रेस के पास सारी सीटों पर लड़ने के लिए प्रत्याशी है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो अगर कांग्रेस के पास मान लीजिए 20 सीट ही मजबूत है, तो क्या कांग्रेस 80 पे लड़ने के बजाय 20 सीट पे लड़ेगी? और अगर ऐसी बात है तो गठबंधन के बिना कांग्रेस का रास्ता क्या है? और गठबंधन की बात आती है, आपने प्रश्न किया था कि अखिलेश यादव क्या करेंगे। मेरी जानकारी, पुख्ता जानकारी ये कहती है कि बड़ा पॉजिटिव लाइन पे बात चल रही है, बहुत पॉजिटिव लाइन पे बात चल रही है। मामला सिर्फ फंसा हुआ है बीएसपी को लेकर के, और ये जो जयंत चौधरी को लेकर के लगातार कई बार चर्चाएं होने लगती हैं कि वो जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ये एक धड़ा है बीजेपी का, जो प्रचार तंत्र है वो भी काफी उसमें एक्टिव रोल प्ले करता है, और उसमें मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको उस मसले को तूल देते हैं। लेकिन गठबंधन से बाहर रहना इस वक्त किसी भी राजनीतिक दल के लिए हाराकिरी है। अगर कोई ये सोचता है कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले लड़के बीजेपी को चुनौती दे देगा, तो वो फिर मुगालते में है या फिर वो किसी दूसरी राजनीति का शिकार है। उत्कर्ष जी, हमारा समय भी थोड़ा समाप्त हो रहा है। एक लास्ट बाइंड अप लाइन जो है सुनील जी से ले लेते हैं, फिर यह कार्यक्रम खत्म करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है 30-35 मिनट में हमारा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए। तो सुनील जी, लास्ट ये है कि अब तक हमने जो चर्चा शुरू की उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण रहा, लेकिन मैं अगर इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको देखने के लिए कहूँ कि राहुल गांधी तो अब पीछे जाते दिखाई पड़ रहे हैं, कि वो संसदीय राजनीति से लगभग बाहर जैसे हैं, जिस तरह का माहौल हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर खड़गे साहब को आगे करके कांग्रेस लड़ती है तो, और राहुल गांधी पीछे है, क्योंकि गांधी परिवार का तो सपोर्ट चाहिए, तो वैसी स्थिति में क्या खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक विनिंग माहौल बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी हैं। वो संसदीय चुनाव लड़े या न लड़े, नेता होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़े ही लड़े। तमाम नेता ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके नाम पे लोग पोलराइज हुए और उन लोगों ने उनके नाम पे वोट दिया। आज जो विपक्ष की राजनीति है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। अगर इस आज के दौर में सरकार के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक माहौल बना है, तो उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी के योगदान को आप इनकार नहीं कर सकते। उससे राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक जबरदस्त माहौल बनाया है इस देश में, और उस राजनीतिक माहौल का असर भी दिखने लगा। अकेले नेता के रूप में उनकी पहचान बनी है, जो बिना किसी डर भय के लगातार इस सरकार पे हमलावर हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की एक छवि भी बनी है कि विभिन्न राज्यों में जहां कांग्रेस जा रही है, वो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पंजाब, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान। और किसी जिन राज्यों में जब ये पब्लिक ओरिएंटेड कार्यक्रम जब लेकर के ये लोग जा रहे हैं, तो उसका एक अच्छा खासा असर हुआ। जो इनकी राजनीतिक गतिविधियां हुई, चाहे उनकी मणिपुर की यात्रा है, चाहे वो लोगों से मिलने की कोशिश है, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर सरकार की विफलताओं पर को लोगों के सामने लाना है, सरकार के जन विरोधी जो नीतियां हैं कथित रूप से उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना है, उसमें राहुल गांधी ने अपनी एक छवि बनाई है और निर्भय होकर के जनता के मुद्दों के साथ लड़ने का की एक इमेज उन्होंने डेवलप की है। तो वो चुनाव लड़े या न लड़े, यह मैं मान्य नहीं रखता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। हाँ,
खड़गे साहब की उपस्थिति यह बताती है कि जो आरोप इनके ऊपर लगते रहे हैं, परिवारवाद और एक परिवार की पार्टी और ये हो, उस आरोप से भी पार्टी ने अपने आप को दूरी बना ली और खड़गे साहब की सक्रियता ने इसको साबित भी किया। तो इन दोनों की उपस्थिति, राहुल गांधी की का एक नेता की छवि और खड़गे साहब की एक साफ सुथरी छवि और एक मजबूत एक नेता की छवि, इन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस को बेहतर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और जो एक तरह का पब्लिक डिस्कनेक्ट हो गया था कांग्रेस का, वो ढंग से स्थापित हुआ। जी अगर राहुल गांधी की सभा में लोग आ रहे हैं तो कौन लोग हैं ये? कोई अभी तेलंगाना की सभा देखिए आप, अभी अच्छा कहीं भी राहुल गांधी ने जो अपनी ये इमेज बनाई कि वो चाहे वो स्कूटर बनाने वाला मिस्त्री हो और चाहे किसान रोपने वाली महिलाएं हो, उससे कनेक्ट होने की एक कोशिश। हाँ, आज तो धान रोपने चले गए वो। अब बताइए, तो एक अच्छा ये बनाता है। सुनील जी लास्ट लाइन कर लीजिए कंप्लीट, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। नहीं, मेरा यही था कि राहुल गांधी ने अपने आप को एक जनता के नेता के रूप में स्थापित किया है, देश की समस्याओं के साथ जुड़ने की कोशिश की है और सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। और ये सब मिला करके उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो इस सरकार से असंतुष्ट हैं और बदलाव चाहती है, जिनके लिए लोकतांत्रिक मूल्य महत्वपूर्ण है, जिनके लिए संघीय ढांचा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जी 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 जी। तो प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर अनिल जयहिंद साहब, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी और डॉक्टर सुनील शुक्ल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये टिप्पणी में जरूर लिखें और हमें गाइड भी करें। इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे और देश में जो स्टेट में जो है, अलग अलग राज्यों में, देश में जो माहौल बन रहा है, राजनीतिक माहौल बन रहा है 2024 के चुनाव से पहले, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि सही रिपोर्ट आपको दे सके बिना बायस्ड हुए। न हम कांग्रेस के पक्षधर हैं, न हम बीजेपी के पक्षधर हैं। हम अगर किसी के पक्षधर हैं तो संविधान और नागरिकों के पक्षधर हैं। नागरिक क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। जनता में भी ज्यादा मेरा मतलब है नागरिक से, जो अपने मूल्य को समझते हैं, जो भारत के संविधान को समझते हैं, जो समझते हैं कि भारत का संविधान हमें क्या अधिकार देता है और हमें अपने अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है, जो खासकर मतदान का अधिकार है। अच्छे लोगों को चुने ताकि वो हमारे लिए अच्छे काम करें, भावनाओं पे जाने के बजाय हम मुद्दों पे बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।